के साथ पराग गुप्ता शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें, लखनऊ से आतंकवाद के खिलाफ एनआईए का तगड़ा एक्शन। पुलिस को आतंकवाद से निपटने की ट्रेनिंग देगा एनआईए। एनआईए कार्यालय में 2 दिवसीय प्रशिक्षण कोर्स होगा। 24 और 25 सितंबर को ये ट्रेनिंग सेशन चलना है। एसपी रैंक तक के अधिकारी इसमें शामिल होंगे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। पुलिस को आतंकियों से निपटने की ट्रेनिंग एनआईए की तरफ से दी जाएगी। आतंकवाद के खिलाफ एनआईए का ये तगड़ा एक्शन है। पुलिस को आतंकवाद से निपटने की ट्रेनिंग देगा एनआईए। एनआईए कार्यालय में 2 दिवसीय प्रशिक्षण कोर्स होगा। 24 और 25 सितंबर को ये ट्रेनिंग सेशन होना है। ये बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको बता रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ एनआईए का ये एक्शन है। और वर्षा शाही इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं हमारे साथ संवाददाता अधिक जानकारी के लिए। वर्षा, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे ट्रेनिंग सेशन को लेकर? देखिए, जिस तरीके से भारत में लगातार आतंकवाद बढ़ रहा है उसको लेकर एनआईए पूरी तरीके से पूरे प्रदेश में हर जगह पर ट्रेनिंग शुरू करने जा रहा है। ये ट्रेनिंग पुलिस कर्मियों की होगी। एसपी से लेकर डीसीपी से लेकर 30 से ज़्यादा विवेचना करने वाले सभी अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस तरीके से भारत के अंदर हो रहे लगातार आतंकवाद को कम किया जा सके, टेरर फंडिंग कम हो सके। और जिस तरीके से लगातार अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी कहीं ना कहीं टेरर फंडिंग को लेकर कई बातें सामने आई हैं, क्योंकि पश्चिमी यूपी में कई बार देखा गया है कि टेरर फंडिंग और इत्यादि चीज़ें एक्टिव नजर आई। उसको लेकर एनआईए तैयारी कर रहा है। 24 से 25 तारीख को उत्तर प्रदेश में एनआईए की तरफ से ट्रेनिंग दी जाएगी। एसपी, डिप्टी एसपी और सभी अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी और उसमें बताया जाएगा कि आखिर किस तरीके से एनआईए कार्य करता है। और वही कार्य अब पुलिसकर्मियों को भी करना पड़ेगा। तो हर तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस को मजबूत बनाया जा रहा है, जिससे उत्तर प्रदेश में किसी भी तरीके का टेरर फंडिंग और आतंकवाद ना बढ़ सके। वर्षा, आंतरिक सुरक्षा के लिए ये ट्रेनिंग सेशन बेहद खास मान सकते हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार एनआईए की तरफ से अभी तक आंतरिक सुरक्षा की जाती थी और ये ट्रेनिंग महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि पुलिसकर्मी चप्पे चप्पे पर मौजूद है। और अगर उत्तर प्रदेश की बात कर ले, अन्य प्रदेशों की बात कर ले, तो हर जगह पुलिसकर्मी मौजूद होते हैं। अगर उनको इस तरीके की ट्रेनिंग दी जाएगी, विवेचकों को ट्रेनिंग दी जाएगी कि आखिर किस तरीके से जो वो विवेचना करते हैं वो एनआईए की तरह सोचे, एनआईए की तरह कार्य करे और देखे कि आखिर किस तरीके से जो टेरर फंडिंग बढ़ रही है, जो आतंकवाद बढ़ रहा है, उसको कैसे कम किया जा सकता है। तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत में कहीं ना कहीं इस ट्रेनिंग का असर देखने को मिलेगा और भारत के अंदर लगातार बढ़ रहे टेरर फंडिंग को कम किया जा सकता है और आतंकवाद को खत्म किया जा सकता है। वर्षा, ये ट्रेनिंग सेशन हम आगे भी देखेंगे क्योंकि अभी तो ये 2 दिवसीय है। 25 और 26 सितंबर को ये ट्रेनिंग सेशन होना है। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि डिप्टी एसपी या एसपी रैंक के अधिकारी इसमें शामिल होंगे। इसमें कोई क्राइटेरिया भी सेट किया गया है क्या पुलिस वालों के लिए कि हम किन किन अधिकारियों को या किस रैंक के अधिकारियों को इसमें आगे चलकर और भी ट्रेन कर सकते हैं?
देखिए 2 दिवसीय इस ट्रेनिंग में अभी तक डिप्टी एसपी और एसपी और 30 से ज़्यादा विवेचना करने वाले अधिकारियों को सिलेक्ट किया गया है कि आखिर इन लोगों को बताया जा सके कि आखिर किस तरीके से टेरर फंडिंग पर वर्क किया जा सकता है। तो अभी एक कैटेगरी तो सेलेक्ट की गई है एनआईए की तरफ से कि पहले हम इनको बताएंगे कि आखिर किस तरीके से टेरर फंडिंग पर काम किया जा सकता है, आतंकवाद को और कम किया जा सकता है और लगातार बढ़ते हुए क्राइम में ये भी देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये भी आतंकवादियों के साथ जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जो अभी क्राइटेरिया सेट किया गया है वो डिप्टी एसपी और एसपी और साथ ही साथ 30 से ज्यादा विवेचना किए हुए अधिकारियों को रखा जा रहा है, विवेचकों को रखा जा रहा है, जिससे ज्यादातर जो विवेचना होती है उसमें महत्वपूर्ण अंग देखा जाता है कि आखिर जो केस चलते हैं और चलते चलते बीच में ही कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसलिए इन सभी अधिकारियों को मौका दिया जा रहा है और ज्यादा से ज्यादा सिखाया जा रहा है कि आखिर किस तरीके से एनआईए वर्क करती है और एनआईए के वर्क को आपको भी फॉलो करना होगा। बहुत शुक्रिया आपका वर्षा शाही तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। बढ़ते हैं आगे, अब बात करेंगे कानपुर से खबर की, जहां पर आई लव मोहम्मद को लेकर तनातनी हो गई। मामले को लेकर मुस्लिम समुदाय में आक्रोश है। बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जुलूस निकाला है। आई लव मोहम्मद का बैनर हाथों में लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने एफआईआर वापस लेने की मांग की है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको कानपुर से दे रहे हैं आई लव मोहम्मद को लेकर। रहे लोगों ने एफआईआर वापस लेने की मांग की है। जेबा खान कानपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हमारी संवाददाता। जेबा, क्या है ये पूरा मामला? देखिए ये पूरा मामला जो है बाराफात के दिन का है, जिस दिन जो है रोशनी थी, वही उस दिन गणेश विसर्जन भी था। रावतपुर का मामला है, वहां पर कुछ जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उन्हीं ने आई लव माई मोहम्मद नाम का एक बैनर लगाया था, जिस पर दूसरा पक्ष जो है वो भड़क गया और इसके साथ ही माहौल बिगड़ते देख जो है पुलिस ने जो है वहां से मोहम्मद का जो है वो बोर्ड हटवा दिया और इसके साथ ही अब माहौल बिगाड़ने के जो है उसमें 25 लोगों पर एफआईआर करी गई है और ये 25 लोगों के विरोध एफआईआर के विरोध में आज मुस्लिम समुदाय ने जुमे की नमाज के साथ हाथों में बैनर लेकर जो है एक जुलूस निकाला। ये सैयद नगर से था, रावतपुर से था, ये जो है जुलूस निकाला और ये मांग कर रहे थे कि जो मुस्लिम समुदाय के 25 लोगों पर आई लव मोहम्मद का बैनर लगाने के नाम पर रोशनी के दिन, बाराफात के दिन जो एफआईआर करी गई है उसको वापस लिया जाए। जी अभी एक बार फिर से आई लव मोहम्मद का बैनर लेकर ये लोग निकले। प्रशासन क्या कुछ कह रहा है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए प्रशासन की बात करें, कानपुर पुलिस कमिश्नरेट की बात करें तो कमिश्नरेट जो है पूरी तरीके से सख्त है। वो शहर का लॉ एंड ऑर्डर कहीं भी से भी डिस्टर्ब नहीं होने देगी और जहां तक ये एफआईआर वापस लेने की बात है, वो अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई भी ऑफिशियली बयान जो है जारी नहीं किया गया है। और इसके साथ ही जो ये प्रकरण है, जो आई लव मोहम्मद का जो मामला हुआ है कानपुर के रावतपुर क्षेत्र में, और अब ये है कि सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो लगातार जो है इस तरीके के आई लव मोहम्मद के जो बैनर पोस्टर हैं वो सोशल मीडिया पर लगातार शेयर कर रहे हैं और ट्रेंड। जी जेबा खान, तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। प्रयागराज से अब खबर की बात करेंगे। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को राहत मिली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उमर अंसारी को बड़ी राहत दी है। फर्जी हस्ताक्षर मामले में उमर अंसारी को जमानत मिली है। कासगंज जिला कारागार में बंद है उमर अंसारी। उमर अंसारी के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। तो फर्जी हस्ताक्षर मामले में ये राहत, बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं प्रयागराज से। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को राहत मिली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उमर अंसारी को ये बड़ी राहत दी है। फर्जी हस्ताक्षर मामले में उमर अंसारी को जमानत मिली है। कासगंज जिला कारागार में बंद है उमर अंसारी। उमर अंसारी के जेल से बाहर आने का रास्ता अब साफ हो गया है। तो बड़ी खबर प्रयागराज से मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को लेकर ये सामने आ रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उमर अंसारी को बड़ी राहत दी है। फर्जी
प्रयागराज से अमित श्रीवास्तव जुड़ गए हैं संवाददाता। अमित, क्या जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो मुख्तार अंसारी के जो बेटे उमर अंसारी को एक बड़ी राहत मिली है। उनको इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत गाजीपुर में जो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था सिविल लाइन थाने में, फर्जी हस्ताक्षर का जो मामला था, जिससे पूर्व की जो जमीन थी अपनी मां के जगह पे इन्होंने हस्ताक्षर जो किए थे, उसी मामले में इनको मुकदमा दर्ज हुआ था। उसी में पुलिस ने इनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। इसी मामले में अब जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो जस्टिस है गौतम चौधरी ने सुनवाई की और सुनवाई के बाद इस पूरे मामले में उनको जमानत दे दी है, जिससे अब ये रास्ता साफ हो गया कि उमर अंसारी जो जेल में थे अब वो बाहर आ जाएंगे। तो जो बड़ी राहत इलाहाबाद हाईकोर्ट से उनको मिली, क्योंकि जिस तरह से पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया और जेल भेजा था, इसके बाद से लगातार उमर अंसारी जो थे वो प्रयासरत थे कि उनको जमानत मिल जाए। उन्होंने लोअर कोर्ट में याचिका दाखिल करी, फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करी, इसके बाद अब उनको इलाहाबाद हाईकोर्ट से उनको जमानत मिल गई। तो एक बड़ी राहत जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली है, जिसके चलते अब वो जेल से बाहर आ जाएंगे बहुत जल्द। जी प्रोसीजर आगे का क्या अब रहने वाला है अमित, उमर के बाहर आने को लेकर? बिल्कुल, उनके बाहर आने का जो है उनके लिए अब कोर्ट का जो ऑर्डर है वो हो चुका है। संभवतः कल उनको या तो परसों वो जेल से वो बाहर आ जाएंगे, क्योंकि जमानत हो चुकी है। तो जैसे ही ऑर्डर जेल प्रशासन के पास पहुंचेगा, वैसे ही कल या परसों में उनको जमानत मिल जाएगी और वो बाहर आ जाएंगे। तो जैसे ही जेल प्रशासन को मिलेगा कोर्ट ऑर्डर, वैसे उनको बाहर वो आ जाएंगे। जी शुक्रिया आपका अमित, तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। बात देवरिया से खबर की, जहां पर अवैध धर्मांतरण मामले पर बड़ी कार्रवाई। एसएस मॉल और ईजी मार्ट में चल रहा था धर्मांतरण। तीसरा आरोपी इशराफिल अंसारी गिरफ्तार हुआ है। आरोपी उस्मान गनी का भाई है इशराफिल। उस्मान गनी गौहर अली पहले से ही जेल में बंद है। तरन्नुम गनी अभी भी फरार है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है। 7 सितंबर को लड़की ने केस कराया था दर्ज। एसपी विक्रांत वीर के निर्देश पर लगातार कार्रवाई हुई। गिरफ्तारी करने है। आरोपी उस्मान गनी का भाई है इशराफिल, जिसे गिरफ्तार किया गया है। उस्मान गनी गौहर अली पहले से ही जेल में बंद है। घनश्याम मिश्रा संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। घनश्याम, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले को लेकर? जी आपको बता दें कि एसएस माल है और इसका जो एसएस माल का मालिक है उस्मान गनी, उसी का जी मार्ट भी है। वो दोनों ईजी मार्ट और एसएस माल, ये दोनों का मालिक है। इसमें काफी दिनों से जो एक उसका साला गौहर है, जो एक लड़की के साथ उसने धर्म परिवर्तन किया और धर्म पर उसी की बात को लेकर उसकी एफआईआर हुई, उसके बाद गिरफ्तारी हुई। और दूसरी जो लड़की है वो बदरपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली है। उसने जब ये पूरी काला चिट्ठा इनका खोला कि सभी लड़कियां जो गरीब टाइप की लड़कियां हैं वो काम करती हैं, उनको पहले बैकग्राउंड पूछा जाता है, उसके बाद लड़कियों को लालच दिया जाता है और लालच देके उसका धर्मांतर कराया जाता है। इस बात का जब खुलासा हुआ, जब उस काम करने वाली एक लड़की ने ये सब पूछा, उसके बाद एफआईआर हुई। एफआईआर में उस्मान अली, गौहर अली और तरन्नुम जो एसएस मालिक है गौहर, उस्मान गनी का पत्नी, उन तीनों के खिलाफ एफआईआर हुआ। और जांच में फिर उसके भाई जो इशराफिल है, जो कल गिरफ्तार हुआ, उसकी ये नाम सामने आया प्रकाश में। और इस मामले को लेके पुलिस जांच कर रही है। और दूसरी तरन्नुम जो उनकी पत्नी है, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अग्रिम बेल के लिए उसने जो बेल दाखिल की है, इस पर सुनवाई होनी है। अब सवाल ये है कि अब यहाँ पे पुलिस जांच में इसकी गहराई से तोड़ रही है। आखिर इतने देर के बाद जब एफआईआर हो रहे हैं और एफआईआर के बाद जिसमें तरन्नुम अभी तक फरार है, बाकी उसका इस्राइल जो उसका भाई वो भी गिरफ्तार हो गया, गौहर पहले भी गिरफ्तार हो गया, उस्मान गनी जो है वो भी पहले गिरफ्तार, यानी दो साला और बहनोई वो पहले गिरफ्तार हुए थे। और फिर जो इसका भाई सॉरी ये भी गिरफ्तार हुआ है।
इसको लेके अभी केवल मात्र जो बाहर है वो तरन्नुम, जो उनकी पत्नी एस एस मालकी उस्मान गनी की है, वो बाहर खड़ा चली है। उसको पुलिस गिरफ्तार करने के लिए दबिश दे रही है। जी शुक्रिया आपका घनश्याम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे बात प्रतापगढ़ से खबर की, जहां पर नौचंदी एक्सप्रेस पलटाने की कोशिश की गई। प्रयागराज लखनऊ रूट पर ट्रेन पलटाने की साजिश रची गई। पटरी पर स्लीपर रखकर ट्रेन को पलटाने की कोशिश हुई। लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोका। मौके पर रेलवे के उच्च अधिकारी पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल की जांच पड़ताल भी की है। परियावा अरखा रेलवे स्टेशन के बीच में घटना हुई थी। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया है और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। शिव, क्या जानकारी इस पूरे मामले को लेकर सामने आ रही है अभी? देखिए 16 तारीख की घटना है, यानी 2 दिन पहले की ये घटना है। देखिए जिस तरह से लखनऊ और प्रयागराज का ये रेलवे रूट है और ये जो परियावा और अरखा रेलवे स्टेशन के बीच की ये घटना है, जहां जो कंक्रीट स्लीपर होते हैं यानी पीआरसी जो होते हैं उसको रेलवे ट्रैक पर रख दिया गया था। हालांकि रेलवे ट्रैक पर उसका एक सिरा रखा गया था, लेकिन जब नौचंदी एक्सप्रेस उधर से गुजरी तो नौचंदी एक्सप्रेस के जो लोको पायलट थे उनको लगा कि कुछ सामने रखा हुआ है। उन्होंने इमरजेंसी ब्रेक लगाई तो उसकी वजह से जो पीआरसी रखा हुआ था, पीआरसी स्लीपर, वो जो है किनारे की तरफ गिरा। लेकिन उसकी वजह से इंजन में खरोच आई, स्क्रैच आई, इंजन में स्क्रैच आई और रेलवे ट्रैक पर भी खरोच आई। यानी ये बड़ी साजिश कही जा सकती है, बड़ी घटना कही जा सकती है, जब रेलवे ट्रैक पर इस तरह से कंक्रीट स्लीपर को यानी पीआरसी को, जो बड़े बड़े ट्रेन पलटाने के में काम आते हैं, उनको रख दिया गया। हालांकि एक सिरा इसका रखा गया था और इसकी सूचना लोको पायलट ने ट्रेन को रोक करके सेक्शन कंट्रोल को दिया और वहां से मेमो सेक्शन कंट्रोल जो ऊंचाहार से वहां से उप निरीक्षक हेमंत कुमार यादव आए, उनके साथ पूरी टीम आई और उसमें एफआईआर दर्ज की गई है। अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और ये बताया गया है कि निश्चित रूप से घटना बड़ी हो सकती थी और लोको पायलट की सूझबूझ से जो लखनऊ के लोको पायलट उसमें चला रहे थे, उनकी वजह से एक घटना टली और उन्होंने इस घटना को बिल्कुल इमरजेंसी ब्रेक लगाई और इमरजेंसी ब्रेक लगाने की वजह से वहां स्क्रैच भी पड़े हैं ट्रैक पर। और जो स्लीपर रखा गया था वो बगल जाकर गिरा। 3 स्लीपर रखे गए थे, जो आज उसकी जांच हुई, उसमें पाया गया कि 3 स्लीपर थे। जो छोटी सी नहर गुजरती है नीचे से रेलवे लाइन के किनारे से, उसको पानी चूंकि नहर का हिस्सा था, पानी वहां कभी कभी संचयन हो जाता है, तो उसको रोकने के लिए वहां कंक्रीट स्लीपर रखे गए थे, पीआरसी रखी गई थी। उसका एक हिस्सा उठा करके रखा गया था, उसके भी निशान मिले हैं। वो हिस्सा जब ट्रेन से टकराया तो इंजन से टकराया तो किनारे जाकर गिरा और जिससे स्क्रैच आई है। ये बड़ी घटना थी, बड़ी कोशिश हुई थी और हालांकि इसको किसने किया था, शरारत बस किया था या अराजक तत्वों ने किया था, जिसने भी किया था ये घटना बड़ी हो सकती थी। लेकिन जो लोको पायलट है उनकी वजह से एक घटना टली। उन्होंने मेमो सेक्शन कंट्रोल को सूचना दिया, वहां से टीम आई, आज एफआईआर दर्ज हुई है। जी शिवमोहन, कह सकते हैं कि ये एक बड़ी घटना घटने से घटी है, चूंकि ये कोई पहला केस नहीं है शिवमोहन, इससे पहले भी इस तरह की साजिश बेनकाब हो चुकी हैं। तो यानी ये एक बड़ी चिंता का विषय भी है और एक बड़ी चुनौती भी है
कि आखिर कैसे इन घटनाओं पर रोक लगे, क्योंकि अभी तो कई मामलों में हमने देखा है कि जो लोको पायलट होते हैं उनकी सूझबूझ से हादसा टल जाता है, लेकिन कई बार बड़े हादसे भी हो जाते हैं। देखिए, बिल्कुल अगर इस तरह की बात करें तो प्रतापगढ़ में भी पहले अगर साल भर पहले पीछे जाए तो रेलवे ट्रैक पर ऐसी चीजें रखे कर ट्रेन को पलटाने की कोशिश की जा चुकी थी। हालांकि जब भी ये कोशिश नाकाम हुई है वो लोको पायलट की सूझबूझ से हुई है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इससे कहीं ना कहीं ट्रेन हादसा करने की कोशिश जरूर की जाती है। जी। ऐसा ये तथ्य इस तरह से सामने आते हैं और माहौल इससे देखिए दो तरह की चीजें हैं। एक तो कहीं ना कहीं सत्ता के अगेन साजिशें करने वाले लोग शामिल होते हैं, दूसरा ऐसे लोग शामिल होते हैं जो कहीं ना कहीं ट्रेन हादसे को करना चाहते हैं और उससे वो निश्चित रूप से सरकार को बिल्कुल, भी घेरना बहुत शुक्रिया चाहते हैं। आपका शिबोन, तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। बात जालौन से खबर की, जहां पर इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। बच्चों के हाथ में कलम की जगह झाड़ू पकड़ा दी गई। अध्यापकों पर डीएम के आदेश पर कार्रवाई की गई। एक दिन का वेतन काटकर वेतन रोकने के निर्देश दिए गए। इंडिया न्यूज ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं जालौन से इंडिया न्यूज की खबर का। आशीष शिवरे हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता। आशीष, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरी खबर को लेकर? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि मामला जो है वो जालौन का है, जहां पर जी बिल्कुल आपको बता दें जो मामला जो है वो जालौन का है, जहां पर कोच के नदीगांव ब्लॉक के जो विद्यालय है परशिन, वहां का जो एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जहां पर ये आरोप लगाया गया था कि बच्चों से जो है झाड़ू लगवाई जा रही है। इसके अलावा जो है अध्यापक जो है वो समय पर विद्यालय नहीं पहुंच रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद इंडिया न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद जिलाधिकारी जालौन राजेश पांडे ने उक्त मामले को संज्ञान में लिया है। साथ ही बीएसओ को कार्रवाई के आदेश दिए। कार्रवाई के क्रम में जो अध्यापक है उनका एक दिन का वेतन जो है वो काटा गया। इसके अलावा वेतन रोकने के निर्देश दिए। साथ ही उनके ऊपर जांच बैठाई गई है। साफ तौर पर ये जिलाधिकारी जालौन निर्देश देना चाहते हैं कि शिक्षा को लेकर के किसी प्रकार की लापरवाही, हिलावाली जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो अध्यापक विद्यालय नहीं पहुंचेंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी इंडिया न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से आशीष दिखाया और ये बताया इन तस्वीरों के जरिए कि किस तरह से बच्चों का भविष्य जो है वो अंधकार में डाला जा रहा है। इस तरह की घटनाएं आगे ना हो, क्योंकि इससे पहले भी हमने कई सारी इस तरह की खबरें अलग अलग जगहों से देखी हैं। इन पर कड़े एक्शन की जरूरत है अब। बिल्कुल, साफ तौर पर शिक्षा की बात करें तो शिक्षा एक मूलभूत जो है जरूरत है लोगों की, और ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र जो है वो एक जमीन से जुड़े हुए छात्र होते हैं। साफ तौर पर उनकी जो आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं होती है कि किसी बड़े विद्यालय में, लेकिन ऐसे स्थिति में अगर कोई वहां पढ़ाने वाला अध्यापक जो है वो उनकी नौनिहालों की जिंदगी बिल्कुल, खिलवाड़ करेगा, उनसे झाड़ू बहुत लगवाएगा। शुक्रिया आपका आशीष, तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। चलिए, फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।